नमस्कार, एमपीसीजी प्राइम में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए भर्ती परीक्षाएं वक्त से नहीं हो रही, लेकिन बेरोजगार उम्मीदवार जो फी भर रहे हैं उससे सरकारी तिजोरी जरूर भरती जा रही। सरकार उससे ही लैपटॉप, स्कूटी बांट रही है। चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन टाइम एग्जाम फी का ऐलान किया था, लेकिन नई सरकार ने यह साफ कर दिया है कि राज्य में आयोजित हो रही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुल्क देना होगा। देखिए रिपोर्ट। केवल एक बार ही वन टाइम परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। एक एग्जाम के पीछे इतना परेशान होंगे तो फिर हम लोग दूसरे तैयारी कैसे करेंगे। 30,000 के आसपास पे कर दी होगी, क्योंकि मैंने 50 एग्जाम अभी तक जो मेरे ख्याल में है वो मैं दे चुका हूँ। शैलेंद्र मिश्रा 2014 से प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने में 30,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। इनके कमरे में दुनिया लटकी है। वक्त के पाबंद हैं, जिसकी तस्दीक इनके कमरे से होती है। जमीन पर बिछे बिस्तर के बगल में रफ रजिस्टर का ढेर है। यहीं बंधी रस्सी में कपड़े भी सूखते हैं, बगल में खाना भी बनता है। 10 बाई 10 के इस किराए के कमरे में पन्ना जिले के 3 भाई रहते हैं। 2 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, जबकि बड़े भाई पर घर चलाने की जिम्मेदारी है। मुश्किल से सर घर का खर्चा चल पाता है। बड़े भाई हैं, वो भी तैयारी करना चाह रहे थे, लेकिन अब उनके ऊपर लोड ज़्यादा है। 3 भाई हैं हम लोग, 5,000 रुपये हम लोग रूम रेंट देते हैं। 3 लोगों का खर्चा है। बड़े भैया की जो इनकम है वो 15 से 20,000 के आसपास है, तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है सर। किताब खरीदनी है, कॉपी खरीदनी है, रफ़ खरीदने हैं, सारी चीज़ें अरेंज करनी है, खाने पीने की भी चीज़ें सर अरेंज करनी है। इंदौर की रहने वाली सोनाली पटेल 2019 से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही हैं। 2017 के बाद से सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं आई है। 2023 में कांस्टेबल भर्ती के लिए परीक्षा दी, क्वालिफाई भी किया, लेकिन रिजल्ट अटक गया। 2024 में बड़ी मुश्किल से फिजिकल हुआ, फाइनल रिजल्ट अब जाकर जारी हुआ। 2 साल हो गए सर, एक ही एग्जाम के पीछे इतना परेशान होंगे तो फिर हम लोग दूसरे तैयारी कैसे करेंगे। और सिर्फ कांस्टेबल के पीछे अगर 2-2, 3-3 साल लगा देंगे तो हम लोगों के घर वाले इतना प्रिपेयर नहीं है कि हम लोगों को 10-10 साल देंगे एक ही चीज़ के लिए तैयार होने के लिए, कि तुम ये सिर्फ कांस्टेबल में इतना तैयारी करो। अब वो हम लोगों से पूछते हैं क्वेश्चन कि कब आएगा रिजल्ट, हम क्या बताएं कि कब आएगा रिजल्ट, हमको ही नहीं पता है तो हम क्या बताएं। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब केवल वन टाइम परीक्षा शुल्क देना होगा। कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए कई जगह फॉर्म भरने पड़ते हैं और अलग अलग जगह परीक्षा शुल्क अलग अलग लगता है। अब 5 नौकरियों के लिए आवेदन भरा और 400 रुपया शुल्क है, तो 400 पंजे अगर करें तो 2,000 रुपया हो जाते हैं। अब केवल एक बार ही वन टाइम परीक्षा शुल्क जमा करना होगा और सब परीक्षाओं में, सभी इंटरव्यूज में वो भाग ले सकेंगे। हर परीक्षा के लिए, हर नौकरी के लिए अलग अलग शुल्क की जरूरत नहीं होगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने वन टाइम परीक्षा शुल्क का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ, न चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल पर सरकार ने बताया है कि निशुल्क परीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 2016 से 2024 तक ईएसबी ने 112 परीक्षाएं आयोजित की, जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। परीक्षा शुल्क के रूप में ईएसबी को 530 करोड़ रुपए मिले। ऑनलाइन परीक्षा के लिए एजेंसी को 278 करोड़ 23 लाख रुपए दिए गए। बेरोजगारों की परीक्षा फीस से बैंक से 58.52 करोड़ रुपए का ब्याज मिला। परीक्षा फीस के पैसों से 297 करोड़ रुपए शिक्षा संचालनालय को दे दिए गए, जिससे विद्यार्थियों को स्कूटी और लैपटॉप दिया जा सके। ये रफ कॉपियां और मेरे हाथ में मौजूद ये एडमिट कार्ड्स गवाही दे रहे हैं कि छात्रों ने किस कदर मेहनत की है और लगभग हर परीक्षा में शामिल होने की कोशिश भी। इस उम्मीद के साथ किसी न किसी चयन परीक्षा में उनका चयन होगा और वो अफसर बनेंगे। लेकिन इन उम्मीदों पर पानी तब फिरा जब ना तो समय पर रिजल्ट जारी हुए और ना ही कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं हुई। हालत ये है कि परीक्षा फीस देकर ही छात्र परेशान हो रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार निःशुल्क परीक्षा आयोजित करे और बढ़ती बेरोजगारी से सरकार उन परीक्षार्थियों को राहत प्रदान करे, बेरोजगारों को राहत प्रदान करे। यही मेरी सत्ता और सरकार में बैठे लोगों से मांगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगे। जो छात्रों की परीक्षाएं हैं उससे सरकार ईएसबी फीस ले रही है और उससे अन्य मदों में खर्च किया जा रहा है। ये मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस केवल आरोप लगा रही है, आरोप से ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। और जिस गति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिस
प्रयास से भाजपा की सरकार चल रही है, वो सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। बेरोजगार युवाओं को परीक्षा शुल्क से राहत देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि ना तो इसका कोई प्रस्ताव है और ना ही सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 साल में 2.5 लाख पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है, लेकिन किसी एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी को शामिल होने के लिए 500 रुपए से 600 रुपए तक परीक्षा फीस देनी पड़ती है। अगर कोई अभ्यर्थी 5 परीक्षाओं में शामिल होता है तो उसे 3000 रुपए तक परीक्षा शुल्क चुकाना होगा। एक तरफ नौकरी ना मिलने का तनाव, दूसरी तरफ परीक्षा शुल्क की मार झेल रहे इन अभ्यर्थियों को शायद सरकार अब चुनाव के वक्त ही याद करे। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश की पहचान और जीवनदायिनी कही जाने वाली बेतवा नदी आज अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है। रायसेन जिले के झिरी से निकलने वाली 12 महीने बहने वाली बेतवा नदी का उद्गम स्थल सूख गया है। पर्यावरणविद कहते हैं कि विंध्य पर्वतमाला पर वाटर बॉडी बनाने वाले प्राकृतिक स्रोत बंद हो गए हैं। इसकी वजह से ही जल स्रोत रिचार्ज होता था। वेद पुराण कहते हैं बेतवा वेदों की ऋचाओं और तपस्वियों के तप की साक्षी रही है। महाभारत में इसका इतिहास सिमटा है, तब इसे वेत्रवती कहते थे। ये नदी न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन आज बेतवा सूखी, दम तोड़ती और कराहती नजर आ रही है। जिन पुलों के नीचे और उद्गम स्थलों पर कभी लहराती जलधाराएं बहा करती थी, वहां अब सिर्फ सूखी धरती और काई जमी हुई है। ये केवल एक नदी का सूखना नहीं, बल्कि रायसेन, विदिशा और आसपास के इलाकों के लिए जल संकट की चेतावनी है। बोरिंग के कारण जलधारा टूट चुकी है और पानी का बहाव थम चुका है। उद्गम स्थल के आसपास सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी गई है, जिससे बेतवा का पूरा जलमार्ग प्रभावित हो रहा है। ये हेडपंप है, लेकिन प्रभाव इसी से का ही है, वो बावड़ी से ही। हाँ, तो ये हेडपंप लग के नहीं, साल 6 महीना बाद उसमें जला गया, अपने आप आया था। तो उससे फिर ये जो झिरी नाम है, जो पानी पीते थे लोग, वो अलोप हो गई। अलोप क्या, कोई सेवा नहीं दी, तो पुर गया। सबसे बड़ा कारण ये है कि चारों तरफ जहाँ से उद्गम हुआ है वहां से लेकर विदिशा तक ढेर सारी मोटर लगी हुई है। और वर्तमान समय सबसे खतरनाक स्थिति ये बन गई है, ढेर सारे जंगल कट रहे हैं, वन कट रहे हैं। कुल मिला के बेतवा को मिटाने की कवायद चल रही है। बेतवा का यह हाल सिर्फ मौसम की मार नहीं, बल्कि इंसानी लालच और लापरवाही का भी नतीजा है। गैर कानूनी तरीकों से जंगलों को काटना, रेत का अवैध उत्खनन और घटती बारिश ने इस नदी को मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। 40 साल से मैं देख रहा हूं कि बेतवा की दुर्दशा शुरू हुई। हम लोगों ने आंदोलन किया था एक 96 में। भोपाल के कालिया सोत और जोगी खार वगैरह नाले के मल जल जो है वो सीधा बेतवा में प्रभावित हो रहा है। इसलिए बेतवा की यह स्थिति है। मुख्यमंत्री, सांसद और मंत्रियों से कई बार निवेदन किया गया, लेकिन कभी कोई कारगर कार्रवाई नहीं हुई। बेतवा के जल का अंधाधुंध दोहन हुआ, न तो जल संरक्षण की चिंता की गई और न ही दीर्घकालिक प्रबंधन की कोशिशें हुई। जल ग्रहण क्षेत्रों में अतिक्रमण बढ़ता गया और पानी संचित करने की जगहें बसाहट और निर्माण की भेंट चढ़ गईं। बेतवा की हालत तो बहुत ही दुर्दशापूर्ण हो चुकी है और उसमें जलधारा तक टूट चुकी है। जो यहाँ के कर्णधार हैं और जिनको जिम्मेदारी निभाना चाहिए, आज दिन तक किसी ने उसकी सुध नहीं ली है, जो कि बहुत ही निंदनीय विषय है। सालों से केवल कागजों में ही चल रहे हैं, लेकिन धरातल पर बेतवा पर आज तक प्रशासन की तरफ भी कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। सरकारी जवाब रटा रटाया है। ये हमारे जिले का सौभाग्य है कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल बिड़िया झिरी, जो एक गांव है, झिरी बहेरा, वहाँ से होता है। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं उसके लिए एक जिला स्तर पर प्लान बनाने का, जिसमें जिला पंचायत के माध्यम से हम एक प्लान बनाएंगे और कैसे उसके स्रोत को या उसके सोर्स को कैसे रिवाइव किया जाए, उस पर वर्कआउट चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह ये बेतवा की जमीन जो है पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। गर्मियों ने दस्तक भी नहीं दी। ये बेतवा जो है अपने वजूद की लड़ाई, अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। बेतवा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि रायसेन, विदिशा और मध्य प्रदेश की धरोहर है।
अगर समय रहते हमने इसे बचाने के लिए कदम नहीं उठाया तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ सूखी नदी का इतिहास ही पढ़ेंगी। रायसेन से नावेद खान की रिपोर्ट, एनडीटीवी। रायगढ़ के बिजली विभाग के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में एक मकान भी आ गया। इसी को देखते हुए इस इलाके को खाली कराना पड़ा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बिजली विभाग के सबस्टेशन में भीषण आग से 300 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खाक, करीब 30 लाख से ज्यादा का नुकसान। एक चिंगारी भड़की और देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। भयावह आग का ये मंजर रायगढ़ के गजानतपुरम का है। यहाँ के बिजली गोदाम में सोमवार को भीषण आग लग गई। आसमान में फैले काले धुएं को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह रही होगी। इस आग की चपेट में सबस्टेशन में रखे 300 से अधिक पुराने ट्रांसफार्मर खाक हो गए और आग की चपेट में गजानतपुरम का एक मकान भी आ गया। हालांकि आग लगने के बाद प्रशासन फौरन एक्शन में आ गया, जिसे हम इस ग्राफिक से समझ लेते हैं। बिजली विभाग के सबस्टेशन में भीषण आग। प्रशासन ने एहतियातन गजानतपुरम कॉलोनी को खाली कराया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आसपास के जिले से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाई गई। कलेक्टर, एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। बिजली विभाग के सबस्टेशन में आग कैसे लगी, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारी किसी के शरारत होने की भी आशंका जता रहे हैं। संभावना मेरी तरफ से ये है कि ये बिजली वाली नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे जिस तरफ आग लगी उसके जस्ट पीछे साइड काफ़ी खुले एरिया सामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, तो किसी के द्वारा अगर फेंक दिया गया हो कुछ चीज़ जला के, तो ये भी इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो जिस एरिया में आग लगी उसमें 90% हमारे पास जो सामान है वो फेल्ड ट्रांसफार्मर है, जो ख़राब हुए ट्रांसफार्मर फील्ड से आते हैं। तो चूँकि ये फेल्ड ट्रांसफार्मर, तो इनकी कीमतें कम रहती हैं जो एक्चुअल ट्रांसफार्मर से, तो अनुमानित जो है ट्रांसफार्मर जो हमारा नुकसान है वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम होगा इसमें। बहरहाल रायगढ़ के बिजली विभाग के सबस्टेशन में लगी आग से 30 लाख से ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन गनीमत ये रही कि प्रशासन ने मुस्तैदी से गजानतपुरम का पूरा इलाका पहले ही खाली करवा दिया, नहीं तो आग की चपेट में आने से सैकड़ों लोगों की जान भी जा सकती थी। फिलहाल प्रशासन आग लगने की वजहों की तलाश में जुट गया है। रायगढ़ से एनडीटीवी के लिए दुर्गा प्रसाद मिर्धा की रिपोर्ट। हेलो, मैं स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया का निजी सचिव बोल रहा हूं। आपकी शिकायत मिली है, मैसेज करो। फिर क्या, जो भी मैसेज करने के इस चक्रव्यूह में फंसा वो मैसेज तो नहीं कर पाया, लेकिन ठगा जरूर गया। कवर्धा में स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारी अधिकारी कैसे महीनों ठग के हाथों लुटते रहे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मदन सिंह डॉक्टर, अनामिका पटेल डॉक्टर, प्रभात गुप्ता डॉक्टर, सब ठगे गए। फहरिस्त इतनी ही नहीं है, बताते हैं कि बहुत लंबी है। इन्हें कॉल आता, मैं स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया का निजी सचिव बोल रहा हूँ, और खेल शुरू। पहले शिकायत होने की बात कहकर डराना और फिर ब्लैकमेलिंग। कवर्धा के स्वास्थ्य विभाग में सबके साथ यही हुआ। कुछ कॉल्स आते थे जो कॉल की कोई मतलब पहचान नहीं होती थी, और वो अपनी आइडेंटिटी भी सही तरीके से नहीं बताते थे। अब आइडेंटिटी नहीं पता चलने पे हमें मतलब ऐसा वेगली कहा जाता था कि ये मैनेज करना है, वो मैनेज करना है। कभी को ब्लैकमेलिंग के फॉर्म में वो कन्वर्ट होते गया धीरे धीरे, तो उसी से हम परेशान थे। तो मामला की पूरी जांच हुई, हमने अपने उच्च अधिकारी को इन्फॉर्म किया, है ना, तो कुछ प्रूफ हुआ। अब चाहते हैं कि डिपार्टमेंटल CMHO सर इस पे ध्यान दें। ये सब कुछ 4 महीने से चल रहा था, जिसके झांसे में आकर बड़ी संख्या में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने लाखों रुपए गंवा दिए। ठगी का एहसास होने पर अधिकारियों को जानकारी दी गई, तो पता चला कि CMHO BL राज भी इनके झांसे में आ चुके थे। मंत्री महोदय गुप्तचर सेवा के नाम से ट्रू कलर में आता था। वो एक लड़की जो है बात करती थी, और जो है वो बताती थी कि यहाँ पर जो है
आपके संस्था में ये कमियां हैं या ये शिकायत आया है, तो आप लोग क्यों ना उस जो है जो शिकायत करता है उससे आप मिल करके बात कीजिए, उस पत्रकार से बात कीजिए और शिकायत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए कह करके वो बात करती थी, जिसको जो है हमको ये संदेह हुआ और उस नंबर को जो है हमने एसपी ऑफिस में जा करके उसको शिकायत की। दरअसल ये एक पूरा गैंग काम कर रहा था जो प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया के पर्सनल सेक्रेटरी के नाम पर सरकारी डॉक्टरों को निशाना बना रहा था। अगर कोई मंत्री जी को निजी सचिव अगर बोलेगा कि इसको सेटलमेंट करिए करके, तो ये बात थोड़ा समझ नहीं आया और समझ नहीं आने के नाम से उस नंबर का पे शिकायत दर्ज कराए और शिकायत दर्ज कराए तो पता चला कि कुछ है उसमें ऊपर नीचे हो रहा। कुछ IAS अफसरों को भी नाम हाँ, उसमें ये भी कहा गया था कि जो अभी हमारे स्वास्थ्य सचिव सर हैं उसका नाम आ रहा था अमित कटारिया जी का, तो थोड़ा सा और दिमाग ये किया कि एक्चुअल में ये है क्या, तो थोड़ा सा कंप्लेन किया हम लोग 10-15 लोग। जब शिकायत हुआ तो एक हुए तो पता चला कि ये सबके साथ इसी प्रकार की घटना हो रही है। पूरे मामले का मास्टरमाइंड एक निजी क्लिनिक का संचालक बताया जा रहा है जो डॉक्टरों को अपना शिकार बनाता रहा। बताया गया है कि इस गिरोह में कुछ कथित पत्रकार भी शामिल हैं। बात हमारे संज्ञान में आई है कि कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को इस तरह से धमकी दी जा रही है PA बन के, तो आज हम उसमें FIR कर रहे हैं और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अभी तक ये पता नहीं चला है कि ठगी कितने लोगों से हुई, लेकिन संख्या बहुत बड़ी होने का अनुमान जरूर है। NDTV के लिए कवर्धा से सतीश पात्रे की रिपोर्ट। डिंडोरी के महदवानी में कब्जाधारी इतने निडर हो गए कि उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर न सिर्फ कब्जा कर लिया बल्कि स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर 8 पक्की दुकानें बनाकर खड़ी कर दी। अब स्थिति यह है कि कब्जे के चलते पोषण पुनर्वास केंद्र की खिड़कियां ढक चुकी हैं। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं डिंडोरी जिले की, जहां ये कोई मकानों और दुकानों का निर्माण नहीं हो रहा बल्कि ये सब कब्जाधारियों की करतूत है। जी हाँ, इन दिनों मेहदवानी विकासखंड मुख्यालय में कब्जाधारियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां कब्जाधारियों ने सरकारी जमीनों के साथ साथ अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। तस्वीरों में सामुदायिक केंद्र नजर नहीं आ रहा, दिखाई दे रहा है तो सिर्फ अवैध कब्जा। बताया जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खास तौर पर कुपोषित बच्चों के लिए बनाया गया है, जहां सिर्फ ऐसे ही बच्चों की देखरेख की जाती है। लेकिन कब्जाधारियों को ना बच्चों से मतलब है और ना ही यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों से। आलम यह है कि जिस वार्ड में बच्चों की देखरेख होती है उसकी खिड़कियां अवैध कब्जे की वजह से खुल भी नहीं पाती और जिसके कारण यहाँ रहने वाले बच्चों को ना साफ हवा मिलती है और ना ही धूप। बताया जा रहा है कि अब तक यहाँ कब्जाधारियों ने न सिर्फ पटरे जमा लिए हैं बल्कि करीब 8 पक्की दुकानों का निर्माण कर लिया है। इसके साथ ही यहाँ करीब 50 से ज्यादा दुकानें बनाई जा चुकी है, लेकिन प्रशासन अब तक कहाँ है इसका कोई अता पता नहीं है। वहीं अस्पताल में तैनात ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने कब्जे को लेकर अब तक कई बार राजस्व विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखे, लेकिन हाल जस का तस बना हुआ है और कार्रवाई न होने के कारण कब्जाधारियों के हौसले और बुलंद हो गए हैं। दिक्कत यही है कि बाह्य जैसे हवा चाहिए, उन लोग को डायरेक्ट फ्रेश एयर चाहिए, वो डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा है। अब खिड़कियों का मतलब ही क्या रह जाएगा जब हवा ही नहीं आएगी तो। कौन सा वार्ड है ये NRC है। NRC जी हाँ। कौन लोग रहते हैं यहाँ पे? कुपोषित बच्चे और उनकी माताएं रहती हैं। जो कुपोषित बच्चे यहाँ उनको मतलब सही एटमॉस्फेयर चाहिए होगा, वो भी नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, मतलब इतने दिनों से देख रही हूँ, पहले से बने हुए हैं, कुछ बन रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इस बारे में कई बार शिकायत की। इस मौके पर NDTV ने पटवारी संग्राम सिंह से कब्जे को लेकर सवाल किए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नोटिस दिया गया था, पेशी भी हुई थी बकायदा, उसकी जो है प्रकरण तो जमा है। ये देखने में आ रहा है कि अस्पताल की जो बाउंड्री है, बाउंड्री को भी इन्होंने क्षतिग्रस्त करके निर्माण कर लिया है। जी, उसकी बकायदा जो है मैंने अभी तुरंत जो है और पहले भी इनका नाप करके और सूचना भी दिया गया था, उनकी पेशी भी हुई थी, लेकिन इनके हौसले बुलंद हो गए हैं। तो आगे अब आप लोग क्या कार्रवाई करने वाले हैं? आगे मैं तो अभी तुरंत जो है जमा करने वाला हूँ तहसील में प्रकरण।
ये इनको तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। इसके तो श्रीमान नायब तहसीलदार द्वारा बताई। बहरहाल कार्रवाई जो भी हो, लेकिन इतने दिनों से जो बच्चे इस केंद्र में भर्ती है, उनके साथ ही यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की तकलीफ को ना सुनना प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। एनडीटीवी के साथ डिंडोरी से विजय तिवारी की रिपोर्ट। मनेन्द्रगढ़ चिरमेरी भरतपुर के ग्राम पंचायत बैरागी में कई सालों से एक अनूठी परंपरा आज भी जीवित है। होली के तीसरे दिन गांव के लोग मिलकर एक विशेष आयोजन करते हैं, जिसमें गांव के लोग दो समूह में बढ़ जाते हैं। एक समूह में महिलाएं और दूसरे समूह में पुरुष, और फिर प्रतियोगिता शुरू होती है। महिलाएं जीती तो दावत और हारने पर पुरुषों का पलड़ा भारी। देखिए बैरागी गांव की एक खास परंपरा हमारी खास रिपोर्ट में। मुर्गों के पीछे भाग रही ये महिलाएं एमसीबी के ग्राम पंचायत बैरागी की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं मुर्गे के पीछे पीछे भाग रही है और भागते भागते ये पकड़ लिया। दरअसल यहाँ की एक अनूठी परंपरा आज भी जीवित है। होली के तीसरे दिन गांव के लोग मिलकर एक विशेष आयोजन करते हैं, जिसमें गांव को अकाल से बचाने के लिए सांस्कृतिक और पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाता है। गांव के सभी लोग दो समूहों में बंट जाते हैं। एक समूह पुरुषों का तो वहीं दूसरा समूह महिलाओं का बनता है। और फिर क्या, शुरू हो जाती है प्रतियोगिता। महिलाओं को मुर्गों को पकड़ना होता है और पुरुषों को खरगोशों को। इसी तरह से दूसरा खेल मछली और केकड़ा पकड़ने का होता है। महिलाएं मछली पकड़ती हैं तो पुरुष केकड़ा पकड़ते हैं। गांव में एक तालाब नुमा संरचना बनाई जाती है, जिसमें एक तरफ मछली और दूसरी तरफ केकड़े डाले जाते हैं। महिलाओं का समूह मछलियों को पकड़ता है और पुरुषों का समूह केकड़ों को। मजे की बात यह है कि जो भी समूह जीतता है उसे गांव के लोग पुरस्कार देते हैं। और ये कई पीढ़ी से चलते आ रहा है सालों से, और समस्त ग्रामवासी के द्वारा जो है एक उत्साह मनोबल के होली समारोह कार्यक्रम में मनाया जाता है। क्योंकि केकड़ा खरगोश के माध्यम से एक प्रतियोगिता किया जाता है, जिससे ग्रामीणों के समक्ष भी सब रहता है। जो प्रतिनिधि जो इसमें हार जीत होता है उसको थोड़ा सा कोई इनाम का दिया जाता है। हालांकि इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण खरगोश और मुर्गा पकड़ने की प्रतियोगिता है। अगर इसमें महिलाओं की जीत होती है तो पुरुषों का समूह उनके लिए खाना पकाकर तैयार करता है, और अगर दाव उल्टा पड़ गया यानी पुरुषों की जीत हो गई तो महिलाओं को पुरुषों का समूह सांकेतिक रूप से दंड देता है। ग्राम पंचायत बैरागी के सरपंच के मुताबिक कई पीढ़ियों से ये परंपरा चली आ रही है। गांव के सभी लोग इसे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं और इस प्रतियोगिता को वो पूर्वजों की विरासत समझते हुए निरंतर निभाते आ रहे हैं। एमसीबी से एनडीटीवी के लिए फलिता भगत की रिपोर्ट। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में जंगल सफारी घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन ने एक बार फिर से कूनो के बड़े बाड़े में बंद चीतों में से 5 चीतों को खुले जंगल में आजादी की रफ्तार भरने के लिए छोड़ दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। कल तक कूनो के बड़े बाड़े में बंद इन चीतों को क्या पता रहा होगा कि उन्हें भी एक दिन खुले जंगल में रफ्तार भरने को मिलेगा। कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन ने बड़े बाड़े में बंद 5 चीतों को खुले जंगल में छोड़ दिया है। सोमवार को चीता स्टीयरिंग कमेटी की सहमति के बाद कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन ने गामिनी मादा चीता और उसके 4 शावकों को कैद से आजाद कर दिया और अब ये चीते खुले जंगल में रफ्तार भरते दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले पर्यटकों के लिए 12 चीते जंगल में छोड़े गए थे और अब फिर 5 चीतों को छोड़ा गया है, जिससे खुले जंगल में आजादी से घूमने वाले चीतों का कुनबा अब 17 हो गया है, जिसकी सीएम मोहन यादव ने भी प्रशंसा की है। आज का दिन फॉरेस्ट के लिए, खास करके चीता प्रोजेक्ट के लिए और उल्लेखनीय दिन है। आज गामिनी और उसके बच्चों को जंगल की मूल भावना के अनुसार अपने बाड़े से बाहर करके हमारे अपने मध्य प्रदेश की धरती पर वो स्वच्छंद रूप से घूमे। साउथ अफ्रीका से 18 फरवरी 2022 को चीतों की दूसरी खेप कूनो नेशनल पार्क में आई, जिसमें मादा चीता गामिनी शामिल है।
गामनी के हिंदुस्तान की जमीन पर 4 शावक हुए, जिसमें 2 नर और 2 मादा शावक शामिल हैं, जिन्हें खुले जंगल में आजाद किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट की सफलता के बाद चीता प्रोजेक्ट भी सफल होता दिखाई दे रहा है। फॉरेस्ट विभाग की इस उपलब्धि की सीएम मोहन यादव ने प्रशंसा करते हुए बधाई दी है। उनके माध्यम से अभी ये टाइगर प्रोजेक्ट के बाद खास करके चीता प्रोजेक्ट ये एशिया का सबसे महनीय प्रोजेक्ट था, जिसकी एक अलग उल्लेखनीय उपलब्धि है। हमारे पास सौभाग्य की बात है, श्योपुर कूनो जिसका चयन किया गया था, वहाँ चीतों को बाहर ला करके वन्य प्राणी की दृष्टि में भी हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उल्लेखनीय काम किया। मेरी अपनी ओर से बधाई। अब बात की जाए कूनो के बड़े बाड़े में बंद चीतों की, तो 26 में से 17 चीतों को खुले जंगल में छोड़ा जा चुका है और अभी बड़े बाड़े में नन्हे शावकों को मिलाकर 9 चीते बंद हैं। वही बात कूनो में आए पर्यटकों की हो तो अब उन्हें जंगल सफारी के दौरान दूसरे जानवरों के साथ साथ चीते भी आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जिससे उनका रोमांच दोगुना बढ़ जाएगा। श्योपुर से एनडीटीवी के लिए अजय राठौर की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।